हेलो एवरीवन, वेलकम टू ITLS एकेडमी। हमारा लेक्चर है, हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसी में हमारा सेशन है पार्ट 5, इंडियन एंड इंटरनेशनल फूड लॉज। FSSAI के द्वारा दिए गए बहुत से फूड लॉज हैं, बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन है। बहुत ज़्यादा उनमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि समझने की कोई प्रोसेस हो, लेकिन फिर भी बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं। तो उन क्वेश्चन से जो अभी तक आए हुए क्वेश्चंस हैं, उनके अलावा उन क्वेश्चन से भी जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, मैं सारे आप लोगों को सॉल्व करवा रही हूँ। तो चलिए आज के लेक्चर सीरीज को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, एडेड कलरिंग मटेरियल permitted for bread under section 2.4.15 of food safety and standards, that is food product standards and food additives regulation 2011। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि ब्रेड को कलर करने के लिए जो मैटर डाला जाता है, आपने देखा होगा ब्राउन ब्रेड है या कोई और कलर की जो ब्रेड है, उसमें जो कलरिंग मटेरियल डाला जाता है उसको फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड के सेक्शन 2.4.15 के अंतर्गत इसको लागू किया गया है। तो वो कौन सा रेगुलेशन है? तो अगर हम इसके सही ऑप्शन की बात करें तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ओनली कैरी ओवर फूड कलर्स फ्रॉम इनग्रेडिएंट्स। जो कैरी ओवर फूड्स होते हैं, फूड कलर, उन्हीं को डाला जा सकता है, उन्हीं को ब्रेड में मिलाया जा सकता है। किसी भी और तरीके के कलर को, जैसे कि कोई वाटर सॉल्युबल कलर्स हैं, नेचुरल कलर्स हैं या ऑयल सॉल्युबल कलर्स हैं, इनको मिलाया नहीं जा सकता, ब्रेड में ऐड नहीं किया जा सकता। वेदर सोल्ड एज वाइट ब्रेड और व्हीट ब्रेड और फैंसी और फ्रूट ब्रेड और बन और मसाला ब्रेड, बहुत से टाइप होते हैं ब्रेड के, आप सभी ने ज़रूर खाए होंगे। मिल्क ब्रेड है। or any other name shall mean the product prepared from a mixture of wheat, that is atta, maida, water, salt, yeast or other fermented medium containing one or more of the following ingredients, namely condensed milk, milk powder, whole milk or skimmed milk and sometimes whey also। तो ये सारी चीज़ें ब्रेड में प्रेजेंट हो सकती हैं, चाहे वो कोई भी ब्रेड हो, चाहे वाइट ब्रेड, व्हीट ब्रेड या कोई भी प्रकार का ब्रेड हो। तो उनमें जो कैरी ओवर फूड कलर्स होते हैं, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स के, सिर्फ इनको ऐड करने की परमिशन दी जाती है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज NaBl212 इज अ। NaBl212 क्या है? आपके ऑप्शंस हैं द गाइडेंस डॉक्यूमेंट ऑन क्वालिटी मैनुअल, ऑप्शन बी द गाइडेंस डॉक्यूमेंट ऑन वैलिडेशन ऑफ टेस्ट मेथड, ऑप्शन सी द गाइडेंस डॉक्यूमेंट ऑन क्वालिटी ऑडिट एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। अगर हम सही ऑप्शन की बात करें तो सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज NaBl212 is the guidance document on validation of test method। किसी भी टेस्ट के करने के लिए जो मेथड है, उस मेथड के वैलिडेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट होते हैं, जो गाइडेंस के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनमें ही NaBl212 में उसको रखा गया है। NaBl इज अ म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट। इसको हम MRA भी बोलते हैं, एक तरीके का सिग्नेटरी है to ILAC as well as APAC for the accreditation programs। accreditation programs क्या होते हैं? जैसे कि टेस्टिंग है, कैलिब्रेशन है, इसके अलावा मेडिकल टेस्टिंग प्रोफेसर है, मेडिकल टेस्टिंग accreditation प्रोग्राम है, जैसे कि ISO 15189 में आता है। इसके अलावा प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग प्रोवाइडर्स हैं एंड रेफरेंस मटेरियल प्रोड्यूसर्स, ये सारे आ जाते हैं म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट के अंदर, जो कि NaBl में ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, इन फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स, दैट इज फूड प्रोडक्ट स्टैंडर्ड एंड एडिटिव्स रेगुलेशन 2011,
the antibacterial polypeptide which is permitted as a preservative in cheese and cheese product is। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन 2011 है उसके अकॉर्डिंग चीज़ में किसी एक एंटीबैक्टीरियल पेप्टाइड को परमिट किया गया है चीज़ में या चीज़ के प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनमें प्रिजर्वेशन के लिए। तो वो कौन सी चीज़ है जिसको फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन एक्ट 2011 के द्वारा परमिट किया गया है कि आप चीज़ में प्रिजर्वेशन के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन न्यूकैसिन, ऑप्शन बी निसिन, ऑप्शन सी बिसिन एंड ऑप्शन डी इज लाइसोजाइम। अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी निसिन। निसिन एक एंटीबैक्टीरियल पॉलीपेप्टाइड है। एंटीबैक्टीरियल का मतलब ये बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करेगा। तो एंटीबैक्टीरियल पॉलीपेप्टाइड है और इसको जब चीज़ में या चीज़ से बने हुए कोई भी प्रोडक्ट में ऐड किया जाता है तो ये क्या करता है, उसका प्रिजर्वेशन का काम करता है, उसको सेफ रखने का काम करता है। निसिन इज एन एंटीबैक्टीरियल पेप्टाइड विथ 34 अमीनो एसिड रेजिड्यू। ये जो पॉलीपेप्टाइड है इसमें 34 एमिनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं and it is a broad spectrum bacteriocin effective against many gram positive organisms। ज़्यादातर ये ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट बहुत इफेक्टिव होती है, इंक्लूडिंग क्लोस्ट्रीडियम। क्लोस्ट्रीडियम एक एग्जांपल है ग्राम पॉजिटिव का और ये इनके अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा बैक्टीरियोसिन होती है, बैक्टीरियो की ग्रोथ को बैक्टीरिया को किल करने वाली। It may be used to prevent spoilage in processed cheese। ये जो निसिन है इसका यूज़ प्रोसेस्ड चीज़ के स्पॉयलेज को रोकने के लिए किया जा सकता है। That are produced from blends of natural cheese and other ingredients and heated to approximately 80 डिग्री सेंटीग्रेड। लगभग 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको नेचुरल चीज़ और अदर इंग्रेडिएंट्स को हीट करके ब्लेंड करके इसको प्रोसेस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन इज विच ऑफ द लिस्टेड ऑर्गेनाइजेशंस इन द सप्लाई चेन कैन इम्प्लीमेंट ISO 22000। इनमें से कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के नाम दिए गए हैं और पूछा गया है कि इन ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसे कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि सप्लाई चेन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आपके ऑप्शंस हैं फूड मैन्युफैक्चरिंग, फूड इंग्रेडिएंट मैन्युफैक्चरिंग, फूड एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, पैकेजिंग ऑफ फूड, रिटेल और होलसेल डीलर, रेस्टोरेंट्स एंड फूड इक्विपमेंट प्रोडक्शन। इनमें से कौन सी चीज़ें ऐसी हैं, कौन से ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे हैं जिनको कि आप जो सप्लाई चेन होती है उसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए ऑल ऑफ द अबव एक्सक्लूडिंग 2 and 3। 2 and 3 के अलावा जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस दिए गए हैं दैट इज़ फूड मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, रिटेल, होलसेलर, रेस्टोरेंट, फूड इक्विपमेंट प्रोडक्शन, ये सारे फूड सप्लाई चेन में आते हैं। ऑप्शन बी है ऑल ऑफ द अबव एक्सक्लूडिंग 4, 5 and 8। ऑप्शन सी है ऑल ऑफ द अबव एंड ऑप्शन डी है ओनली 1, 6 and 7। 1, 6 and 7। तो अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी दैट इज़ ऑल ऑफ द अबव। जितने भी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस दिए गए हैं सप्लाई चेन में ये सारे इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं, चाहे फिर वो फूड मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो फूड के इंग्रेडिएंट्स के मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे फूड में ऐड किए जाने वाले एडिटिव्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग हो, या फिर फूड का ट्रांसपोर्टेशन हो। ट्रांसपोर्टेशन तो बहुत ऑब्वियस है, आप गेस भी कर सकते थे।
इसके अलावा पैकेजिंग भी सप्लाई चेन में आ जाता है। रिटेल, होलसेलर, डीलर ये भी आते हैं। रेस्टोरेंट्स भी इस सप्लाई चेन में आते हैं और जो फूड इक्विपमेंट प्रोडक्शन होते हैं वो भी सप्लाई चेन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। वर्ल्ड फूड डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। डेट पूछी गई है कि किस डेट को वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए इज 15th of September, 16th of October, 5th of March and 1st of November। फूड डे को कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन होगा बी, दैट इज 16th of October इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड फूड डे। वर्ल्ड फूड डे is celebrated all over the world on October 16. It is an initiative by the Food and Agricultural Organization of the United Nation। यूनाइटेड नेशन के फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको लागू किया गया था। एंड दिस ग्लोबल इवेंट मेक्स अ डे कॉलिंग फॉर वर्ल्ड वाइड अवेयरनेस एंड collective actions to combat the issues of hunger and ensure healthy diets for all। ये जो इवेंट है वर्ल्ड फूड डे जो सेलिब्रेट किया जाता है, इसका मेन मकसद होता है कि जो हंगर का, भूख का, कुपोषण का जो इशू है उसके लिए कुछ अवेयरनेस फैलाई जाए, लोगों में कुछ एक्शंस लिए जाएं ताकि सारे लोगों के लिए हेल्दी डाइट्स को इंश्योर किया जा सके। The reason World Food Day was created was to celebrate the launch of the United Nations Food and Agricultural Organization। जो यूनाइटेड नेशन के फूड और एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है उसके लॉन्च के लिए, जिस दिन उसका लॉन्च किया गया था उस दिन को वर्ल्ड फूड डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। जो चीज़ें मैंने बताई हैं उनसे भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, तो यही कहूँगी कि एक एक चीज़ आप लोग ध्यान से सुनिएगा क्योंकि हर क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि एक क्वेश्चन से जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं आपको वो चीज़ें भी पता चलें। सो कमिंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। Which of the following is specifically related to fruits and vegetables? इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि स्पेशली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से रिलेटेड है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1 FPO, ऑप्शन बी FSSAI, ऑप्शन सी एग मार्क एंड ऑप्शन डी इज ऑल। इनमें से कौन सा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से रिलेटेड है? तो अगर हम सही ऑप्शन की बात करें तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज FPO। FPO स्टैंड्स फॉर फ्रूट प्रोडक्ट्स ऑर्डर। अगर आपको इसकी फुल फॉर्म ही आती है तब भी आप इसको करेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे डायरेक्टली फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर दैट इज FPO के बारे में बताया गया है। FPO comes under Section 3 of the Essential Commodities Act 1955। कभी भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली आते हैं, तो आपसे पूछा जा सकता है FPO कब आया था और किस सेक्शन में आता है। तो ये सेक्शन 3 में आता है इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के। फूड प्रोसेसेस अंडर और FPO मार्क हैज़ बीन इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री which also states the standards of this mark। जो फूड प्रोसेस ऑर्डर है या FPO मार्क है ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के द्वारा इशू किया जाता है और इसके स्टैंडर्ड्स को भी यही स्टेट करता है, इस मार्क को रेगुलेट करता है चीज़ों को। Coming to our next question, question number 7। White revolution
और ऑपरेशन फ्लड स्टार्टेड इन ईयर, किस ईयर में व्हाइट रिवॉल्यूशन या ऑपरेशन फ्लड स्टार्ट हुआ था? 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए इज 1950, ऑप्शन बी इज 1960, ऑप्शन सी इज 1970 एंड ऑप्शन डी इज 1980। व्हाइट रिवॉल्यूशन या फिर ऑपरेशन फ्लड किस ईयर में स्टार्ट किया गया? तो अगर हम इसके करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1917 में व्हाइट रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था। वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, सबसे ज़्यादा ये व्हाइट रिवॉल्यूशन या ऑपरेशन फ्लड जो था ये रूरल डेवलपमेंट के लिए लॉन्च किया गया था। इट वॉज लॉन्च्ड इन 1970। ऑपरेशन फ्लड has helped dairy farmers direct their own development। ज़्यादातर इसने फोकस किया कि जो डेयरी फार्मर्स होते हैं उनका डेवलपमेंट किया जा सके, वो अपना डेवलपमेंट करने में खुद सक्षम हो, एंड प्लेसिंग कंट्रोल ऑफ द रिसोर्सेज दे क्रिएट इन देयर ओन हैंड्स। In 1970, Operation Flood, that is also known as White Revolution, was initiated and it was India's नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड्स इनिशिएटिव। ये जो था ये ऑपरेशन फ्लड ये आता है NDDB के अंडर, दैट इज नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, एंड इट वाज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम। वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम था ये। ऑपरेशन फ्लड हैज हेल्प्ड डेयरी फार्मर्स टू direct their development, and it helped India go from being a milk deficient country to the world's greatest milk producer। ये एक ऐसा रिवॉल्यूशन था जिससे कि जो इंडिया वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा डेफिशिएंट मिल्क के मामले में कंट्री था, वो इंडिया मिल्क का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बन के उभरा। कमिंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। एक चीज़ आप लोगों से बोलना चाहूँगी, मैं क्वेश्चन का आंसर बताती हूँ, उससे पहले आप वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन का आंसर खुद से निकालने की कोशिश करिए ताकि आप ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस आए। बाकी मैं तो क्वेश्चन भी बताऊँगी, आंसर कराऊँगी और एक्सप्लेन भी करूँगी, लेकिन एक बार आपको खुद से भी ट्राई करना चाहिए। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ISO 9000 क्वालिटी सिस्टम्स कम इन ईयर, किस ईयर में ISO 9000 क्वालिटी सिस्टम आया था? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए इज 1977, ऑप्शन बी इज 1987, ऑप्शन सी इज 1997 एंड ऑप्शन डी इज 1999। करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1987। ISO 9000 क्वालिटी सिस्टम 1987 में आया था। ISO 9000 was first published in 1987 by the International Organization for Standardization। इस ISO का मतलब क्या होता है? ये होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। इसकी फुल फॉर्म भी ज़रूर याद रखिए, आप लोग कभी भी पूछी जा सकती है। This ISO is a specialized international agency for standardization composed of the national standards bodies of more than 160 countries। इसमें लगभग 160 से ज़्यादा कंट्रीज़ हैं जो कि स्टैंडर्डाइजेशन के लिए वर्क करती हैं। The standards underwent revision in 2000 and 2008। जो भी ये 9000 के अंदर जो भी स्टैंडर्ड्स थे उनका रिवीजन 2000 में और 2008 में हुआ। It was based on the BS 5750 series of standards from BSI that were proposed to ISO in 1979। पहले इसको 1979 में ही प्रपोज किया गया था, लेकिन ये 1987 में लागू हो पाया। Eventually, industries adopted ISO 9000 instead of forcing contractors to adopt multiple and often similar requirements।
Coming to next question, NDDB was established in. Option number A is 1965, option B 1970, option C 1975 and option D is 1980. करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1965. द नेशनल डेयरी डेवलपमेंटल बोर्ड, अगेन अभी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था तो फुल फॉर्म भी बहुत ज़रूरी है. इसका फुल फॉर्म है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एंड इट वाज फाउंडेड इन 1965 टू रिप्लेस एक्सप्लॉयटेशन विद एम्पावरमेंट, ट्रेडिशन विद modernity, stagnation with growth and transforming dairying into an instrument for the development of India's rural people. इसके तहत कोशिश की गई थी कि इंडिया के जो रूरल पीपल हैं, जो गांव के लोग होते हैं, उन लोगों का डेवलपमेंट कराया जा सके. The National Dairy Development Board initially registered as a society under the Societies Act 1860 and then it was merged with the erstwhile Indian Dairy Corporation. फिर उसके बाद में ये डेयरी कॉर्पोरेशन के साथ में मर्ज हो गया. Dairy Corporation, a company formed and registered under the Companies Act 1956 by an act of India's Parliament, that is the NDDB Act 1987 with effect from the 12th of October. तो ये कुछ पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स NDDB के बारे में. मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन इज PFA केम इन अ ईयर. PFA किस ईयर में आया? ऑप्शन ए 1954, ऑप्शन बी 1955, ऑप्शन सी 1964 एंड ऑप्शन डी इज 1965. करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1954. 1954 में PFA आया था. 29th of September 1954, an act to make provision for the prevention of adulteration of food. PFA का फुल फॉर्म है प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन. एक ऐसा एक्ट आया जो कि फूड के एडल्ट्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए था. दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द प्रिवेंशन ऑफ फूड अल्टरेशन एक्ट 1954 and it extend to the whole of India. This prevention of food adulteration protects consumers against the supply of inferior quality or adulterated food. ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ये कंट्रोल करता है कि कस्टमर्स को कोई लो ग्रेड की या अडल्टर्ड फूड सप्लाई ना किया जाए, अच्छी क्वालिटी का फूड कस्टमर्स तक पहुँचे. The Food Safety and Standard Act 2006, abbreviated as FSS Act 2006, ये उसी के अंडर आता है and the regulations under this act have come into force from August 11. आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11 पे. CCCF स्टैंड्स फॉर. CCCF का मतलब क्या है? ऑप्शन नंबर 1, कोडेक्स कमिटी ऑन कोफैक्टर इन फूड्स. ऑप्शन बी, कोडेक्स काउंसिल ऑन कंटेमिनेंट्स इन फूड. ऑप्शन सी, कोडेक्स कमिटी ऑन कंटेमिनेशन इन फूड्स एंड ऑप्शन डी इज कोडेक्स कंट्रोल ऑफ कंटेमिनेशन इन फूड. इसकी फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कोडेक्स कमिटी ऑन कंटेमिनेशन इन फूड, CCCF. The codex
or food code is a collection of international standards, guidelines, and codes of practice to protect the health of consumers and ensure fair practice in the food trades. कंज्यूमर्स की हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए ताकि फूड्स में किसी भी प्रकार का कंटेमिनेशन ना हो, इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन आया CCCF. Since 1962, the Codex Alimentarius Commission CAC नाम होता है इसका, Codex Alimentarius Commission of the Food and Agriculture Organization, that is World Health Organization, has been responsible for developing standards, guidelines, and other recommendations on the quality and safety of food to protect the health of consumers and to ensure fair practices in food trade. तो इन समरी अगर हम कहना चाहें तो CCCF दैट इज कोडेक्स कमिटी ऑन कंटेमिनेशन इन फूड का यही मतलब है कि फूड में कंटेमिनेशन को रोका जाए और जो कंज्यूमर्स हैं उनके तक हेल्दी फूड पहुंचाया जाए. Coming to our next question, that is question number 12. What should provide a clear explanation and rationale for its conclusion and recommendation? कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको कि किसी भी कंक्लूजन या रिकमेंडेशन के लिए क्लियर एक्सप्लेनेशंस एंड रेशनल प्रोवाइड करना चाहिए? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए JECFA, ऑप्शन बी ADI, ऑप्शन सी FDA एंड ऑप्शन डी इज HACCP. अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज JECFA. इसका जो काम होता है वो ये होता है कि किसी भी कंक्लूजन या रिकमेंडेशन के लिए क्लियर एक्सप्लेनेशन एंड रेशनल को प्रोवाइड करें. द जॉइंट FAO दैट इज WHO एक्सपर्ट कमिटी ऑन फूड एडिटिव्स. इसका फुल फॉर्म है जॉइंट FAO या वर्ल्ड एक्सपर्ट WHO एक्सपर्ट कमिटी ऑन फूड एडिटिव्स. इट इज़ एन इंटरनेशनल एक्सपर्ट साइंटिफिक कमेटी. ये एक इंटरनेशनल एक्सपर्ट साइंटिफिक कमेटी है दैट इज एडमिनिस्टर्ड ज्वाइंटली बाय द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस FAO एंड द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. ये जो कमेटी है ये FAO एंड WHO दोनों के द्वारा ज्वाइंटली चलाई जाती है. इसमें FAO और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं. Coming to our next question, that is question number 30. The executive committee of the commission does. जो कमीशन की एग्जेक्टिव कमेटी होती है वो क्या करती है, उसका क्या रोल होता है? कमेटी डज नॉट कंसिस्ट ऑफ. उस कमेटी में इनमें से कौन सी चीज़ नहीं आती है? द एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द कमीशन डज नॉट कंसिस्ट ऑफ. 4 ऑप्शन हैं. ऑप्शन ए इज चेयरपर्सन, ऑप्शन बी इज रीजनल कोऑर्डिनेटर्स, ऑप्शन सी इज एडवाइजर टू मेंबर्स एंड ऑप्शन डी इज सेक्रेटरीट. अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 दैट इज सेक्रेटरीट is a member that does not consist comes under executive committee. So support the development of a work program that includes objective work streams, time frames, budgets and responsibilities. Identify and manage risk to the group and its work program. ये काम होता है इसका एग्जीक्यूटिव कमेटी का. And report regularly to the group and funder on activities completed and upcoming activities. किस तरीके की एक्टिविटीज़ हो चुकी हैं, कौन कौन सी कंप्लीट हैं, कौन कौन सी अपकमिंग है, ये सारी चीज़ें एग्जीक्यूटिव कमेटी तक पहुंचानी चाहिए. So thank you very much everyone for watching this session. Follow ITLS Academy on Instagram,
Facebook, Twitter, YouTube, WhatsApp, and LinkedIn. Subscribe to our YouTube channel ITLS Academy and get our app on Google Play Store. So thank you for watching. Like this video, share and subscribe to our YouTube channel. For any help or query, call us on our helpline number 7080833450. You can also visit our website www.itlsacademy.com. इसके अलावा कोर्स से रिलेटेड कोई भी डाउट है, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी हमें बता सकते हैं, जहां से कि आपको रिस्पॉन्ड करके आपके डाउट्स को क्लियर किया जाएगा. So again, thank you very much everyone. Thank you for watching. Stay connected with ITLS Academy. Thank you everyone.